स्वागत बंधन बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट स्वाति को पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है वह है गद्य खंड के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं भय। क्या है? भय। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। क्या पढ़ेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उनका साहित्य में स्थान, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1940 ईस्वी में। जन्म स्थान है अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता चंद्रवली शुक्ल जो शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनकी जो भाषा रही है वह रही है खड़ी बोली। तो आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वह है भय पाठ, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। यह निबंध है और ये कवि परिचय भी आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो समझाऊंगी, आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी बेटा, उसको आपको बहुत ध्यान से समझते जाना है और अच्छे से पढ़ना है। तो आज का हमारा जो विषय, एक बार पुनः दोहराती हूँ, भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य शुक्ल जी के परिचय में हमने आज पढ़ूंगी लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के कालजयी समीक्षक, इतिहासकार एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। यद्यपि पिताजी की इच्छा अनुसार आपके लिए अंग्रेजी और उर्दू के अध्ययन की व्यवस्था थी, किंतु स्वतः की रुचि एवं लगन के कारण आप छिप छिप कर हिंदी का अध्ययन भी करते रहे, क्योंकि हिंदी में आपकी विशेष रुचि थी। आपने आगे चलकर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। और हिंदी के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यहाँ से जीवन परिचय मैंने पढ़ा। आपने कुछ दिनों तक मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं एक मिशन स्कूल में नौकरी की, किंतु बाद में आप काशी आकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में लग गए। काशी नागरी प्रचारणी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए आपकी साहित्यिक प्रतिभा चमक उठी। श्री शुक्ल जी सन 1937 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए और इसी पद पर रहते हुए सन 1940 में आपका देहांत हो गया। शुक्ल जी की 4 रचनाओं में निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित, रस मीमांसा एवं विश्व प्रपंच प्रसिद्ध हैं। आचार्य शुक्ल जी के निबंधों में भारतीय और पाश्चात्य निबंध शैलियों का समन्वय है। आपके अप्रतिम प्रतिभा कौशल के दर्शन आपके मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक निबंधों में सहज रूप में हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंधों में मनोविकारों की आपने बड़े ही सूक्ष्म विवेचना की है। भय, क्रोध, उत्साह इत्यादि आपकी श्रेणी के ही निबंध, इसी श्रेणी के निबंध है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अमर कृति है, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मार्गदर्शन और अभिप्रेरण का अक्षय स्रोत है। रचनाशीलता और क्रियाशीलता से सजे आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की हिंदी जगत में विशिष्ट छाप है। साहित्य सेवा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल जी की साहित्य सेवा। आचार्य शुक्ल जी की प्रतिभा बहुमुखी प्रतिभा थी। वे कवि, निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा अनुवादक अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। आपने हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में हिंदी को उच्च कोटि के निबंध, वैज्ञानिक समालोचनाएं, साहित्य ग्रंथ एवं सरल कविताएं प्रदान की। शुक्ल जी ने हिंदी में समालोचना और निबंध का कला का उच्च आदर्श भी स्थापित किया। आपने करुणा, उत्साह, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि मनोविकारों पर बहुत सुंदर निबंध लिखे। उनके निबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक गवेषणापूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ लिखा, जिस पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने आपको क्या किया? पुरस्कार भी प्रदान किया।
चलते हैं उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं इस प्रकार हैं। पहला है निबंध संग्रह, जिसमें चिंतामणि, विचार भी थी, आलोचना, त्रिवेणी वेडिंग, रसमीमांसा, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार इनकी रचनाएं। चलिए इनकी भाषा के विषय में पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। इस भाषा में सौष्ठव है तथा उसमें गंभीर विवेचन की अपूर्व शक्ति है। शुक्ल जी की भाषा में व्यर्थ का शब्दाडंबर नहीं मिलता। भाव और विषय के अनुकूल होने के कारण वह सर्वथा सजीव और स्वाभाविक है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। सामान्य विचारों के विवेचन में भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। कहावतों, मुहावरों के भी प्रयोग में उसमें सरसता आ गई है। शुक्ल जी की भाषा व्यवस्थित तथा पूर्ण व्याकरण सम्मत है और भाषा की इसी कसावट के कारण उसमें समास शक्ति पाई जाती है तथा कहीं कहीं तो भाषा सूक्ति में बन जाती, जैसे सूक्ति कि बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। इस प्रकार से चलिए इनकी शैली समझते हैं। शुक्ल जी ने अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। शुक्ल जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। उनकी शैली समाज के रूप से प्रारंभ होकर व्यास शैली के रूप में समाप्त होती है। मुख्य रूप से शुक्ल जी की 4 प्रकार की शैलियां। पहला, समीक्षात्मक शैली। शुक्ल जी ने व्यवहारिक, समीक्षात्मक एवं समालोचनात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में वाक्य छोटे, संयत एवं गंभीर है। गवेषणात्मक शैली अनुसंधान परक तथा सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी तथा तथ्यों के विश्लेषण निरूपण में शुक्ल जी ने इस शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार तीसरी शैली है भावात्मक शैली। इस शैली में वाक्य कहीं छोटे तथा लंबे हैं, भाषा कुछ कुछ अलंकारिक हो गई है। हास्य विनोद एवं व्यंग प्रधान शैली। इस शैली में हास्य तथा व्यंग शुक्ल जी के निबंधों का मुख्य विषय तो नहीं है, फिर भी इस शैली के प्रयोग से निबंधों में क्या आ गई है, रोचकता आ गई है। अब पढ़ेंगे हम शुक्ल जी का साहित्य में स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया, लेकिन उनकी विशेष ख्याति निबंधकार, समालोचक तथा इतिहासकार के रूप में है। उन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली को जन्म दिया, निबंध साहित्य को समृद्ध किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए एक आधार प्रदान किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी की भाषा तथा शैली आने वाले साहित्यकारों के लिए आदर्श रूप है। वह युग प्रवर्तक निबंधकार हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली, साहित्य में स्थान, उनका परिचय पढ़ाया। ये आपको परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो भय पाठ है उसका आज हम यहाँ पर केंद्रीय भाव पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या उन्होंने इस निबंध में कहा है, किस विषय में कहा है। तो यहाँ पर भय क्या पढ़ेंगे हम? भय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार, समीक्षक और निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में उन्होंने अन्य निबंधों के अलावा व्यक्ति मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर कुछ निबंधों की रचना की है। निबंध हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है। निबंध हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है। मनोभावों का स्पष्ट, तात्विक और समाज सापेक्ष विश्लेषण उनके निबंधों में प्राप्त होता है। उनके इन निबंधों में केवल मनोविकारों का विवेचन ही नहीं, बल्कि साहित्य प्रयोजनीयता के साथ साथ सामाजिक स्थितियों का दिग्दर्शन भी होता है। किसमें? इनके निबंधों में सामाजिक स्थितियों का। प्रस्तुत निबंध जो भय है, प्रस्तुत निबंध भय मनोविकार का विवेचन करता है। भय को परिभाषित करते हुए निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि जो भय है वह आने वाली विपत्ति या दुख के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। इसमें मनोदशा या तो स्तंभित हो जाती है या आवेग से भर उठती है। जो भय को असाध्य मान लेता है उसकी मनोदशा तो स्तंभित हो जाती है। साहस न होने और कठिनाइयों से डरने वाले मनुष्य के भीतर भी भय इसी रूप में सक्रिय रहता है, किंतु जब साहसवान बनकर मनुष्य भय के निवारण हेतु प्रयत्नरत होता है तब भय असाध्य क्या हो जाता है? असाध्य से साध्य हो जाता है, तो उसको कहते हैं भय साध्य हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर
जो बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हम पढ़ रहे हैं भय। अब यहाँ पर एक और रूप बताया उन्होंने, कायरता भी भय का एक रूप है। कायरता भी भय का एक रूप है। कायरता के अंतर्गत कष्ट न सह पाने की भावना, अपनी शक्ति पर अविश्वास ही मूल बिंदु है। यह भीरुता या कायरता जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। आशंका भी भय का ही एक अंग है। इसमें भय का पूर्ण निश्चय नहीं होता, संभावना पूर्ण अनुमान से ही इसमें रहता है। इसमें आवेग का अभाव रहता है। इस प्रकार मैं पढ़ रही हूं भय। भय के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि भय आदिम और अशिक्षित समाजों में अधिक रहता है। ऐसे समाज में भय देने वाले व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। बच्चों में भी भय की मात्रा अधिक रहती है। भय दुख का कारण है, किंतु मनुष्य ने अपने ज्ञान बल, हृदय बल, बुद्धि बल से इस भयजात दुख से मुक्त होने का निरंतर प्रयास किया है। अपने इन बलों से मनुष्य ने मनुष्येतर संसार में आने वाले भय को तो कम किया, किंतु अब भी जो मनुष्य है मनुष्य से भयभीत रहता है। इतिहास में आक्रमण और लूटपाट के पीछे भी क्या रहता है? भय रहता है। निर्भरता को शुक्ल जी व्यक्ति और समाज के विकास हेतु आवश्यक मानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इतना पढ़ाया, उन्होंने भय के विषय, तो भय क्या है? भय यानी जो होता है डर। तो भय क्या है? उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जो इस पर डरता है तो वो तो भयभीत है, परंतु निडरता, निर्भयता को उन्होंने क्या माना है? व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वही समाज उन्नत माना जाता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों को भयभीत ना करे। वह परिवार, वह समाज, वह देश उन्नत माना जाता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों को भयभीत ना करे। शुक्ल जी अपने इस निबंध में तात्विक विवेचना हेतु तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जबकि उनकी व्यवहारिक विवेचना में तद्भव तथा अन्य शब्दों को भी समाहित कर लेते। तत्सम यानी जैसे हैं वैसे ही, तद्भव इसमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन होता। अपने सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए दृष्टांतों और उदाहरणों का भी उन्होंने क्या लिया? सहारा लेते हैं। शुक्ल जी ने इस निबंध में व्यास और समाज शैली का भी क्या किया? प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो भय पाठ था उसका केंद्रीय भाव हमने पढ़ा। अब हम थोड़े से पाठ के सारांश को भी समझेंगे। पाठ का जो सारांश है जो कि हम पढ़ रहे हैं भय, तो यह है आपका यहाँ से शुरू होता है, वह है पाठ 1 भय। ये निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। अब चलिए इसका थोड़ा सा हम सारांश पढ़ते हैं। हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ और मनोवैज्ञानिक निबंधों को लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध भय में लेखक ने व्यक्ति के मन में रहने वाली भय नामक मूल प्रवृत्ति की साहित्यिक विवेचना की है। आपने देखा होगा कि जो भय होता है वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे मन में रहता है। हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमें किसी भी चीज से क्या लगता है? भय लगता है। काम शुरू नहीं करो तो भी भय रहता है, काम शुरू कर लेते हैं तब भी भय रहता है। तो इस प्रकार से भय सभी में रहता है। छोटे बच्चे में भी भय रहता है, शिक्षित प्राणियों में भी भय रहता है, अशिक्षित प्राणियों में भय रहता है। तो इस प्रकार से ये जो भय की स्थितियां हैं ये व्यक्ति में घटती और बढ़ती रहती। विपत्ति आने पर या विपत्ति ना होने पर भी हमें क्या रहता है? भय बना रहता है। तो इस प्रकार जो भय है उसको उन्होंने उनकी जो भय नामक मूल प्रवृत्ति है मनुष्य में जो रहने वाली है उसकी उन्होंने क्या की है? साहित्यिक विवेचना की है। इस प्रकार चलिए आगे पढ़ते हैं। निबंध की पहली पंक्ति में ही भय को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि भय आने वाली विपत्ति या दुख के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। इस स्थिति में मन की दशा या तो स्तंभित हो जाती है अथवा आवेग से भर जाती है। जैसे ही हमें कोई विपत्ति के विषय में पता चलता है तो हमारे अंदर क्या? भय माने जैसे मैंने पहले बताया डर बैठ जाता है। तो या तो हम एकदम स्तंभित हो जाते हैं कि आप क्या करें, या फिर हम क्या हो जाते हैं? आवेग से यानी क्रोध से भर जाते हैं। तो ये दो रूपों में आता है। पहला आता है, इसको कहते हैं असाध्य और साध्य। तो भय कितने रूपों में आता है? असाध्य रूप में और साध्य रूप में। जब प्राणी भय को विवशता, अक्षमता अथवा साहस के अभाव के कारण दूर नहीं कर पाता तो वह असाध्य अवस्था है। कि जब हम
कर ही नहीं पा रहे, उसमें हमारी व्यवस्था है, हम उसमें सक्षम ही नहीं हो पा रहे, हम साहस ही नहीं जुटा पा रहे कि ये भय, हम ये डर हम किस प्रकार से दूर करें। तो ये कौन सी अवस्था मानी जाती? असाध्य अवस्था। परंतु जब साहसी, सक्षम व निडर व्यक्ति जब भय पर क्या कर लेता, विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह कौन सी अवस्था हो जाती? वह हो जाती साध्य अवस्था। कौन सी हो जाती है? साध्य अवस्था। भय का एक रूप एक और है, वह है कायरता। इस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े असाध्य रूप और साध्य रूप। जब हमने अपने आप को साहसी कर लिया, सक्षम कर लिया कि भाई हमें डरना नहीं है, हमने डर हो गए, तो हमने अपने भय पे क्या पाली? विजय पाली। तो ये रूप हो गया साध्य। तो यहाँ पर भय दो रूपों में आता है, एक असाध्य रूप में और एक साध्य रूप में। इसका एक अन्य रूप भी है, वह है कायरता। वो कौन सा रूप है? कायरता। चलिए, इस प्रकार जिन पुरुषों में कष्ट सहने की भावना व अविश्वास विद्यमान होता है, उनमें भय कायरता के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा कि इसका एक रूप है कायरता। तो कायरता क्या है? कि जिन पुरुषों में कष्ट सहने की भावना और अविश्वास विद्यमान होता है, उनमें भय कायरता के रूप में दिखाई दे कि भैया हमें कुछ करना ही नहीं है, हम तो डर गए, अब हमें बिल्कुल हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी, मैं अपने आप को इसमें सक्षम नहीं पा रहा हूं। तो उसमें क्या, वो कायरता, वो जो भय होता है वो कायरता के रूप में दिखाई देने लगता है। और स्त्रियों में भय उनके नारी सुलभ गुण लज्जा के कारण रूप में रहता है। स्त्रियों को भी बहुत प्रकार का भय रहता है, परिवार का, बाहर समाज का, बहुत सारी चीजों का। तो उसमें जो नारी तत्व होता है, गुण लज्जा के कारण भी भय रहता है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उनके अपनी नारी सुलभ गुण लज्जा के रूप में रहता, क्या रहता? भय। इस यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? भय के विषय में। तो पंडित मानहानि के भय से शास्त्रार्थ नहीं करता कि भाई हम कौन करें, परंतु शुक्ल जी धर्म भीरुता के प्रशंसक हैं। शुक्ल जी किस चीज के प्रशंसक हैं? धर्म भीरुता के प्रशंसक हैं। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। भय आशंका के रूप में भी दिखाई देता है। अब हमने एक और रूप पढ़ा, पहले हमने असाध्य पढ़ा, साध्य पढ़ा, फिर कायरता के रूप में पढ़ा। अब भय को हम आशंका के रूप में भी दिखाई देता है, जिसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। आशंका के रूप में लेखक ने भय व क्रोध में अंतर बताते हुए लिखा है कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालता है, तो भय दुख से बाहर आने के लिए। दुख का सामाजिक प्रभाव जंगली व असभ्य जातियों पर अधिक होता है। मनुष्य अपने आंतरिक आंख खोलकर बाहुबल व ज्ञान बल से भय को जीतकर दुख से छुटकारा पा सुख व आनंद का भागी बन जाता है। जैसे कि हमने कहा पहले भी कि यदि जब वह व्यक्ति अपने आप में कहता है कि नहीं, हमें किसी चीज का कोई भय नहीं है, हमको किसी चीज का कोई डर नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं जो भी विपत्ति आएगी उसका डटकर हम सामना करेंगे, देखेंगे क्या होगा। जब व्यक्ति अपने मन में ऐसी चीजों को ठान लेता है, यानी अपने बाहुबल से और अपने ज्ञान बल से, तो वो क्या कर लेता है? वह भय को जीत लेता है। जब वो भय को जीत लेता है तो वह भय से मुक्त हो जाता है, और जब वह मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है, तो वह सुख का और आनंद का भागी बन जाता है। शुक्ल जी ने निर्भयता को मनुष्य, समाज और विश्व के कल्याण के लिए अनिवार्य माना है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्भयता को, यानी डरना नहीं है, साहसी होना है, हमको क्या बनना है? साहसी बनना है, निडर बनना है। तो जो व्यक्ति निर्भय होता है, वह मनुष्य, समाज और वह विश्व कल्याण के लिए बहुत अनिवार्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पर निर्भयता को सर्वोपरि माना गया है। इस पर चलिए आगे पढ़ते हैं। शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध में भय जैसे मनोभावों का गंभीर वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। भाषा क्लिष्ट होते हुए भी प्रावायमय है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विचारों को स्पष्टता प्रदान की गई है। गद्यांशों के अंत में लघु वाक्यों के प्रयोग, तत्सम शब्दावली व सामाजिक पद शैली ने भाषा को सरस बना दिया है। इस प्रकार यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? भय। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित भय पाठ का, उनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ा, उनकी साहित्य में क्या स्थान है, उनकी रचनाओं को विषय में पढ़ा, भाषा शैली के विषय में पढ़ा, और उनके द्वारा जो रचित निबंध है वह भय नाम के पाठ का हमने यहाँ पर उसको समझा और पढ़ा। आप लोगों ने भी समझा होगा
और आप लोग भी इसको पढ़िए, याद करिए। और इसका जो सारांश है वो मैंने आपको बताया। इसका केंद्रीय भाव भय पाठ का मैंने आपको बताया, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए। इसमें जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं और प्रश्न उत्तर हैं वो जब मैं क्लास लूँगी तो आप लोगों को समझाऊंगी। तब तक आप भय क्या है आपको समझ में आया होगा। भय का मतलब होता है डर, लेकिन हमें भयभीत जब हो जाते हैं जब ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर साहस आ जाता है, हम उस भय का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, विपत्तियों से डरते नहीं हैं, तो वो जो निर्भयता हमारे अंदर होती है वह हमसे जो भय होता है हमारे अंदर उसमें जीत दिलाती है। तो इस प्रकार हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा और आप लोगों ने समझा होगा। आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और वो होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठों को समझ रहे हैं। और आप लोग अपनी कॉपी में या रजिस्टर जो भी आपने बनाया बेटा, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।